नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। यूपी के 6 जिलों से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जो जनता तक केंद्र और राज्य सरकार के कामों को पहुंचाएगी। 6 जिलों से 6 बड़े चेहरों ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी को विश्वास है कि इस जन विश्वास यात्रा से जनता के वोट का आशीर्वाद मिलेगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं राज्य में फिर सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। यूपी के 6 जिलों से इस जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि वो जनता तक पहुंचे और सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जा सके। बड़ा मौका था, लिहाजा इस जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने चेहरे भी बड़े पहुंचे। कमान खुद पार्टी अध्यक्ष ने थामी और अंबेडकर नगर से उन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मथुरा में सीएम योगी मौजूद थे, जिन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिजनौर से नितिन गडकरी, बलिया से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गाजीपुर से स्मृति ईरानी ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यूपी के अंबेडकर नगर में इस यात्रा की शुरुआत के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने परिवारवाद और अपराध पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आजकल लोग नए नए लुभावने नारे लेकर के आ रहे हैं। क्या हम सपा का कुशासन भूल गए? क्या आप माइनिंग के माफिया को भूल गए? क्या बताओ, समाजवादी पार्टी में माइनिंग का माफिया था कि नहीं था? खनन का माफिया था कि नहीं था? गुंडे घुमा करते थे कि नहीं घुमा करते थे? उनको जेल भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? और उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने वाले जो यहां से छोड़ करके चले गए, उनको भेजने का काम योगी जी ने किया कि नहीं किया? सफाई कर दी कि नहीं कर दी? ये सफाई सुशासन से आई, योगी जी के कारण आई। इस बात को हमको समझना है। उधर मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इन यात्राओं के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। जी योगीनाथ जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि उपयोगी हैं, लेकिन अखिलेश ने बड़ा वार किया है आप लोगों पर, कहा कि अनुपयोगी हो गए, कोई भी काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए, अखिलेश जी को जब देश और दुनिया की कोई जानकारी होती तो करते। एक योगी को पीएम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उपयोगी भी बनाई है, लेकिन योगी पेशेवर अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी और सत्ता का सरपस्त बनकर के प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? वे जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के घरों में बुलडोजर चले हैं, जिन भ्रष्टाचारियों की नकेल कसी गई है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही रहूंगा, क्योंकि उनके लूट खसोट को रोका तो गया है। तो ये अखिलेश जी की खिसियाट है, बाकी कुछ नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति जनता की आंखों में आंखें डालकर करनी चाहिए, उनसे नजरें चुराकर नहीं। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है, हमारा यह चरित्र रहा है। और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो
तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीतकर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के बलिया में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। आज हमारी जन विश्वास यात्रा प्रारंभ हो रही है। विश्वास है मोदी में, और मोदी का मतलब भी बता देता हूं। मोदी और योगी का मतलब, मोदी मतलब MODI। M का मतलब मजबूत नेतृत्व है कि नहीं? मजबूत नेतृत्व, अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? O का मतलब है ओजपूर्ण व्यक्तित्व, है कोई मोदी के मुकाबले? और D का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो तय कर लेते, ठान लेते, वो करके दिखाते हैं। ये हम नहीं, पूरी दुनिया कहती है। और I का मतलब है ईश्वर का वरदान, नरेंद्र मोदी, जो भारत का उद्धार करने आया है। ये मोदी का मतलब है। और योगी का मतलब, Y का मतलब है योग। ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? ओ से है ओजस्वी। महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है। अपराधी बिलों में घुस गए, पता ही नहीं चलता है। जेलों से बाहर निकलने की नहीं सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिनों रात काम करने वाला। और आई का मतलब है ईमानदार। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने परिवारवाद और अपराध पर पिछली सरकारों को घेरा। यूपी विधानसभा चुनाव में 300 प्लस सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा के साथ मेगा प्रचार भी शुरू कर दिया है। जन विश्वास यात्रा को यूपी में एक साथ 6 जगहों से लॉन्च किया गया और सभी 6 जगहों पर पार्टी के अलग अलग बड़े नेताओं ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बताया जा रहा है कि जन विश्वास यात्रा 10 जनवरी को लखनऊ में खत्म होगी और कहा जा रहा है कि उसी दिन पीएम मोदी की लखनऊ में मेगा रैली भी हो सकती है। हालांकि जब यूपी में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही थी, उसी समय पीएम मोदी गोवा में मौजूद थे। पीएम वहां गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोवा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। अभी यहां आने से पहले मुझे आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ्लाई पास का साक्षी भी बना। यहां आकर भी ऑपरेशन विजय के वीरों को, वेटरन्स को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर भी मिला। गोवा में भी अगले साल चुनाव होने, लिहाजा यूपी के साथ गोवा में भी बीजेपी का पूरा फोकस है। यही वजह रही कि एक तरफ यूपी में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, तो दूसरी तरफ पीएम खुद गोवा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने गोवा गए थे।
जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दांवपेच भी तेज हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं, जिसका असर यह है कि अब उत्तर प्रदेश में हर तरफ चुनावी बिसात पर सियासी मोहरे बिछने लगे हैं। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसा दांव चला जिस पर सियासत तेज हो गई। यूपी में ओवैसी मांगे मुस्लिम लीडर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों को एक साथ आने की अपील की है। मेरठ की रैली में ओवैसी ने मुसलमानों से सवाल किया कि अब तक एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया है। ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि अब तक उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन पार्टियों के लिए वोट करते आए हैं, उन पार्टियों ने उनके लिए क्या किया है। ओवैसी का दावा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है, इस वजह से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी लीडरशिप खुद बनानी पड़ेगी। 100 सीटों पर आपने लड़ने का ऐलान किया है, क्या आपको लगता है कि आप इतनी जो सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीट आप जीत पाएंगे सर? नहीं, देखिए, चुनाव जब लड़ते हैं ना, तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं, किसी को हराने के लिए या किसी को जितवाने के लिए नहीं। तो चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हम बोल लें कि ये सब हो रहा है, भाई उसका हल एक ही है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जिनका आप नाम ले रहे हो उनसे अलायंस होगा, किसी और से भी हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि यूपी चुनाव के लिए उनकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। चुनाव में मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश करने वाले ओवैसी ने बाकी पार्टियों पर टोपी, जिन्ना, अब्बाजी के नाम पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी जाते हैं, बनारस जाते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की मस्जिद को खूबसूरत बनाया जाए। गलत बात क्या है? गलत बात क्या है उसमें? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप ही का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या अजमेर की दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर नहीं है? क्या निज़ामुद्दीन औलिया का आस्थाना दुनिया में मशहूर नहीं है? क्या दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने के लिए दुनिया के लोग नहीं आते? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद हमारे भारत की तारीख का हिस्सा नहीं है? कोई जिना की बात करता है, कोई टोपी की बात करता है, तो कोई लुंगी की बात करता है, तो कोई ठोक दो की बात करता है, तो कोई भाई अब्बाजी की बात करता है। तो यही तो बातें इन सब से कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो खुला कह रहे हैं कि हम भारत की जमहूरियत में, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मुसलमानों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, जब जमहूरियत मजबूत होगी। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि वो सिर्फ मुस्लिमों की नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा भर रह गया है। ओवैसी ये दावा करते हैं कि पिछला चुनाव बीजेपी ने हिंदू वोटरों के दम पर जीता और इसीलिए अपनी सभाओं में तर्क देते हैं कि अब मुस्लिमों को इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। कि बीजेपी जो सरकार बनाती है वो मुसलमानों के वोट से नहीं, हिंदुओं के वोट से सरकार। आपने बहुत इसको खुलकर इस बात को कहा। आपको CSDS का डेटा देखना चाहिए। भारत में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेटा में कहा है कि 19 में 75% मुसलमानों ने बसपा को और सपा को वोट दिया, तभी उनके 15 जीत पाए। और बीजेपी को 75% हिंदू भाइयों ने वोट दिया, तो वो बाकी पूरे यूपी के लोकसभा की सीट जीत गए। मुसलमानों की बात करते हुए ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को आजम खान के मुद्दे पर घेर लिया। ओवैसी ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने आजम खान को अकेले छोड़ दिया और उनके साथ नाइंसाफी हुई है। आजम खान साहब की बात, आप हमारी स्पीच को, आप एक एक लफ्ज को आप माशाल्लाह से देख रहे हैं। अखिलेश ने कब कहा आजम खान का नाम? बताइए, कौन से भाषण में कहा? उनके कौन से लीडर ने कहा? पूछ लीजिए। पोस्टर पे तो लगा देते हैं फोटो, पर कहाँ कहा उन्होंने? सपा ने कहा? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई। हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या अखिलेश की कैबिनेट में किसी और ने काम नहीं किया क्या, जो इन्हीं के खिलाफ हो गया? CBI की इंक्वायरी इनके खिलाफ, दूसरों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? ओवैसी भले ही 2022 के लिए सियासी दांव चले, लेकिन 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में उनका परिणाम ठीक नहीं रहा था। सहारनपुर शहर सीट पर एआईएमआईएम को 693 वोट मिले थे। कैराना में 1365 वोट मिले थे।
बिजनौर की नजीबाबाद सीट पर 2094 वोट मिले थे। नगीना में 4385 वोट मिले थे। मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर 3503 वोट मिले थे। यानी उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर AIMIM को 5000 से भी कम वोट मिले थे। हालांकि मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट पर 22,908 वोट और संभल में AIMIM को सबसे ज्यादा 59,336 वोट मिले थे। ओवैसी को उम्मीद है कि वो 2022 में पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और यही वजह है कि वो मुस्लिमों से एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार किया। ओवैसी उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी हो पाएंगे मुझे नहीं लगता है। बिहार में अगर उनका कार्ड सफल रहा तो ब्लैकमेलिंग हर जगह नहीं चल सकती है। हाँ, उनको प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने से बाज आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार किया और दावा किया कि बीजेपी सरकार ने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी के लिए विकास के कई काम किए। ऐसे मनोरंजन मानुषों को उनकी जगह पहुंचाने के लिए करवट ले चुका है। सवाल ये कि ओवैसी ने यूपी में कदम तो रख दिया, लेकिन यूपी में जो मुस्लिम है वो कितनी बड़ी ताकत है ये समझना भी जरूरी है। ये समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 19% है, जिसमें 80 से 85 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। जिलों के हिसाब से देखें तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं, जिन पर ओवैसी की नजर है। ओवैसी की नजर में कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी किसी ने भी यूपी में मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को उनके बयान पर घेर लिया। देखिए, ओवैसी जी के सर्टिफिकेट की देश के मुसलमानों को जरूरत नहीं है। ओवैसी जी बताए कि जब CA/NRC का प्रदर्शन चल रहा था, हजारों हिंदू मुसलमान नौजवानों पे मुकदमे हुए तो वो कहाँ थे? वो बताए कि जो नौजवान मारे गए उनके परिवार से क्यों नहीं मिलने गए। कांग्रेस भी ओवैसी के बयान पर हमलावर नजर आई। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे ओवैसी पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा दिया। बीजेपी की सरकारों में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आप जहां जाते हैं बीजेपी की सरकारों में आपको कोई परेशानी नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय भी ओवैसी पर भरोसा करेगा? और ओवैसी मुसलमानों के साथ खड़े रहने और उनके लिए काम करने का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या ओवैसी मुसलमानों का